नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय कांग्रेस को गलत दिखाने के लिए जितने दांव चल रहे हैं सब पलटकर उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं। न वंदे मातरम पूरा गाकर नरेंद्र मोदी खुद को काबिल प्रधानमंत्री साबित कर पा रहे हैं और न ही अपनी आरती उतरवाना जो है वो काम करके भी जो आरती उतरवा रहे हैं वो भी उनके काम नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। जी हां, दिल्ली में प्रेस क्लब के हॉल में बाकायदा नरेंद्र मोदी चालीसा गाई गई। मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, उनके समर्थक उन्हें भगवान बता रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है ये आज राहुल गांधी ने फिर से बता दी है। आइए जरा राहुल गांधी को सुनिए। ये सब तो अंधभक्तों को आप क्या देखें कितना देखें छोड़ दीजिए, हम भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है जरा ये देखिए। Please notice, Gandhiji's book was not called My Experiments. Whose truth? My experiments with truth. Not the truth. Not my understanding of the truth. No, my experiments. I have experiments of my truth. You have experiments of your truth. You have experiments of your truth. Today, the ideological battle in India is that. It is not about environment, politics, free media, nothing. That is all superficial. The real fight is what? The real fight is that a group of people have suddenly decided, because they have control of the system, that they know the truth of everybody in this country. When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwat says, No, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is. तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी ने आज बताया है कि देश में असली लड़ाई इसी बात की है कि बीजेपी और आरएसएस अपना सच जो है वो सब पर थोपना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह छात्रों को माफ करने की बात कही वो इसका प्रमाण है। दरअसल आज राहुल गांधी जवाहर भवन में आयोजित हरा भरा स्वराज राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने समझाया कि स्वराज पूरी तरह से हिंदुस्तानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है और इसके सही मायने क्या हैं ये उन्होंने बताया। आइए जरा सुनिए स्वराज के सही मायने राहुल गांधी की जुबानी। स्वराज हिंदुस्तानी शब्द है और इसमें जिम्मेदारी होती है, यह सोचने का तरीका है और यह एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। मैं आपको स्वराज नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर लूं, वेस्टर्न सिस्टम में मैं आपको फ्रीडम दे सकता हूं कि भैया आप जेल में नहीं हो, मैंने फ्रीडम दे दी। स्वराज नहीं दे सकता, क्योंकि स्वराज आपकी पर्सनल रिलेशनशिप संसार के साथ जो होती है वो स्वराज है। क्या आप अपने आप को गहराई से समझते हो? क्या आप में जब गुस्सा आता है, नफरत आती है, जब आप हिंसा करते हो, क्या आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो? तो ये स्वराज है, ये इंडिविजुअल रास्ता है। और गांधी जी का जो कॉन्सेप्शन था स्वराज का, वो था कि इस देश का हर व्यक्ति
इस रास्ते पे चले। तो गांधी जी का रास्ता क्या था, यह राहुल गांधी ने यहां समझा दिया। इधर परसों पुणे में, यानी परसों 22 तारीख को पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए भी राहुल गांधी तैयार हैं और महाराष्ट्र सरकार को भी तैयार होना पड़ा है। बेशक बीजेपी सरकार ने कोशिश की थी कि कर्फ्यू लगाकर किसी तरह कार्यक्रम को कैंसिल करवाया जाए, लेकिन अब छात्रों की गूंज की अनुमति देनी पड़ी है। देवेंद्र फडणवीस खिसियाए हुए से कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का एकालाप है, लेकिन कोटा, देहरादून और उसके बाद प्रयागराज में जो हमने देखा वो एकालाप तो नहीं था। इन कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी भी थी। अब पुणे में पिछले 3 कार्यक्रमों का रिकॉर्ड कैसे टूटेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। अभी वंदे मातरम पर अमित शाह का नया दावा सामने आया है। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1937 में 1937 में वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला कर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया था और इसी से भारत विभाजन की नींव पड़ी। और अब राहुल गांधी भी उसी तुष्टीकरण पर चल रहे हैं। लेकिन अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री हैं, एक बात भूल गए कि वंदे मातरम के 2 ही छंद गाने का फैसला केवल पंडित नेहरू का नहीं था, बल्कि इसमें सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, तमाम लोग शामिल थे। पवन खेड़ा ने इस बात पर अमित शाह को जमकर घेरा है। सुनिए जरा। हम इनकी सुनेंगे या इस व्यक्ति की सुनेंगे जिसकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, पैलेट गन चलाए थे या नहीं चलाए थे, इसकी सुनेंगे हम। तो पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। गृह मंत्री होने के नाते उन्हें जवाब देना चाहिए था कि जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन किसने चलाए, किसके आदेश पर चलाई गई। अमित शाह ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस छात्र आंदोलन में पुलिस बलों और पैरामिलिट्री फोर्स के एक्शन की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे। इस कमेटी के अन्य सदस्यों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी LR विश्नोई शामिल हैं। ये आप देख रहे हैं, पूर्व डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। रिपोर्ट के मुताबिक ये कमेटी 20 मार्च को हुए आंदोलन के दौरान पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की जांच करेगी। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित हिंसा, भीड़ को काबू करने के तरीकों, इन सब पर भी पूछताछ की जाएगी। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो फुटेज को लेकर भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के सभी वीडियो फुटेज को भी हाई पावर कमेटी को सौंपा जाएगा। अदालत का यह फैसला पीड़ित प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाकामी का सबूत है। अगर ये दोनों सक्षम होते और संसद में जवाब देते कि इन सब की नौबत आखिर क्यों आई और किसने इस तरह दमन का आदेश दिया, तो अदालत को ऐसी कमेटी गठित करने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। जो काम सरकार ने नहीं किया वो अदालत को करना पड़ रहा है। हालांकि अदालत यहां पर फैसला भी दे सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कड़ा फैसला आ सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ और फैसला सुनाया। कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की जांच और उसके बाद उसका इंतजार, यानी अब इंतजार की घड़ियां लंबी हैं। मोदी और शाह इसी में खुश रहें कि उन्होंने वंदे मातरम पूरा गाने का फैसला लागू करवा दिया, लेकिन क्या नौजवानों का भविष्य इससे सुरक्षित हो पाएगा, यह सवाल आज भी बना हुआ है। मोदी अगर वंदे मातरम पर इतनी श्रद्धा रखते हैं तो फिर उन्होंने अपने भगवान रूप की पूजा और मोदी चालीसा का पाठ क्यों होने दिया। आज प्रेस क्लब के हॉल में इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अधीन आने वाले किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजन सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आपको बता दूं कि राजन सिंह वही हैं जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताते हुए पटना में 120 करोड़ रुपए की लागत से उनका मंदिर बनाने की घोषणा की थी।
मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही राजन सिंह ने दिल्ली में भगवान नरेंद्र मोदी चालीसा का पाठ कर दिया। मंच पर भगवान राम की तस्वीर पर प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर बनाई गई एक फोटो भी रखी गई थी। यह तस्वीर आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। राहुल गांधी हमेशा देश के दो विचारधाराओं की बात करते हैं, वो इस समय खुलकर नजर भी आ रहा है। और एक विचारधारा गांधी की है और एक विचारधारा गोडसे की है। क्या देश अब गांधी की विचारधारा पर खुलकर चलने के लिए तैयार है और इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी का डर बढ़ रहा है, या देश किसी और दिशा में जा रहा है? चर्चा इसी पर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है दोस्तों। हमारे